hormones released by heart, kidney and digestive tract. या GI, gastrointestinal tract. ये हमें इनकी बात करनी है। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हार्ट से रिलीज होगा बेटा ANF। बेटा गाना मत गाओ प्लीज, जो भी है। ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये किस कंडीशन में रिलीज होता है? इफ ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो अगर ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, उस कंडीशन में उसे सेंस करेगा हार्ट की एट्रियल वॉल, और वो वहां पे रिलीज कर देंगी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF को, और ANF जाके क्या करेगा? वैसोडाइलेशन करा देगा, और वैसोडाइलेशन होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज, या आप एक तरीके से कह लीजिए नॉर्मलाइज करने के लिए ये काम करेगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये था। दूसरा हमें बात करनी है किडनी से रिलीज होने वाले सिक्रीशंस की। तो बेटा दूसरे नंबर पे किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी से क्या क्या रिलीज होगा? तो किडनी से एक तो रिलीज होता है रेनिन, दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन, और तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन और कैल्सीट्रायोल और कैल्सीट्रायोल। ये 3 हार्मोन्स हैं जिन्हें हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले रेनिन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने हालांकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, और उसको पढ़ते वक्त हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। तो याद हो अगर आपको कि रेनिन किस कंडीशन में रिलीज किया जा रहा था जेजी सेल से? जब GFR डिक्रीज हो रहा था, है ना, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता चला जा रहा था, जब GFR कम हो रहा था। इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों कम हो रहे थे। उस कंडीशन में ये जो जेजी सेल्स थी, हाँ, वो एक्टिवेट हो रही थी, और ये जेजी सेल किसका हिस्सा थी? किडनी के अंदर प्रेजेंट थी ये। ठीक है, और ये रिलीज कर रही थी रेनिन को, और रेनिन को रिलीज करने के बाद में ये जो रेनिन था ये क्या कर रहा था? लिवर से एक फैक्टर बनाया जाता था, लिवर से एक फैक्टर बनाया जाता था जिसे हम लोग कह रहे थे एंजियोटेंसिनोजन, है ना। तो उस एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन के अंदर। तो यहाँ पे ये इसे एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहा था ये रेनिन। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से, जिसको कि लंग्स प्रोवाइड कर रहे थे, ये कन्वर्ट हो जा रहा था एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये 2 काम कर सकता था। एक तो ये एंजियोटेंसिन 2 जाके स्टिमुलेट कर रहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो कि
रिलीज कर रहा था इंटर्न एल्डोस्टेरॉन को, और एल्डोस्टेरॉन क्या करवा रहा था, रीएब्जॉर्प्शन किस किस चीज का, ये रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा था वाटर का और सोडियम आयन का, ऑफ वाटर एंड सोडियम। उसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या हो जा रहा था, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जा रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जा रहा था, जो ब्लड प्रेशर पहले कम हो रहा था वो नॉर्मलाइज हो जा रहा था। तो ये हमने रेनिन के बारे में पढ़ लिया था। अब दूसरी कंडीशन जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ वो है एरिथ्रोपोइटिन की। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन कब रिलीज होता है, तो जब भी हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, हम जब भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड कितना, अबव 3500 मीटर, 3500 मीटर से ऊपर सी लेवल से अगर जाएंगे तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बेटा जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाने के कारण क्या होगा, उस पर्सन को जो इस हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंचा है उसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लग जाएगी, उसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लग जाएगी। और अगर उसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है तो उस कंडीशन में उसे नोजिया होगा, वॉमिट जैसा फील आएगा, उसको हार्ट पैल्पिटेशंस होंगे। जी घबराना बेटा, उसको जैसे जी घबराता है इंसान का जब कहीं दम घुटने लगता है तो उसे हार्ट पैल्पिटेशन कहते हैं। नोजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा फील होना, जी मिचलाना, उसे नोजिया कहा जाता है। हार्ट पैल्पिटेशन से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन उसको बहुत अनईजी फील हो रहा होगा, मतलब उस दौरान के लिए वो आदमी बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए थकान होगी, उसको फटीग भी होगा, यहाँ पे उसके साथ में थकान वाले सिम्टम भी आएंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी इस ऑल्टीट्यूड सिकनेस पे जाने के बाद में। जी अबे नमक नहीं खाया जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, एरिथ्रोपोइटिन करेंगे, नमक खाने, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाया जाएगा बॉडी में। अरे बॉडी को रुको तो सही, हमारी बॉडी ने बहुत सारे मैकेनिज्म बना रखे हैं। अच्छा आप ये कहोगे, अभी मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा कि बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ओपियाइड्स होते हैं, ओपियाइड्स रिसेप्टर है, तो आप कहोगे कि सर हमारी बॉडी में ये रिसेप्टर कर क्या रहे हैं, मतलब बने हैं इसीलिए तो बने ताकि हम ओपियोइड्स को कंज्यूम करें, इसीलिए तो रिसेप्टर बनाए हैं नेचुरली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी हर तरीके के मॉलिक्यूल्स को खुद सिंथेसाइज कर सकती है। जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, हमें नॉर्मलाइज करने के लिए स्टिमुलेंट हमारी बॉडी केमिकली तैयार करती है, तो जो हमारी बॉडी है खुद से ऐसे मॉलिक्यूल्स तैयार कर सकती है जिससे हमें बाहर से किसी की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के बाद में आपको किसी डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी अभी देखना कैसे कंडीशंस को नॉर्मल करने का काम करेगी। अब ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन इस चीज के रिस्पॉन्स में किडनी ने रिलीज कर दिया एरिथ्रोपोइटिन को, एरिथ्रोपोइटिन को, और ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये क्या करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन कराएगा, एरिथ्रोसाइट का पोइसिस करवाना, ये क्या करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन कराएगा, जिससे कि आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो उसके अंदर बनने वाला हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो उसके साथ में जो बाइंडेड ऑक्सीजन जा सकता था वो भी बढ़ जाएगा। तो उस कारण से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड करके उन ऑक्सीजन्स को टिश्यूज और सेल्स के पास या ऑर्गन के पास में पहुंचा पाएंगी, जहां पे उसको यूज किया जाएगा, जहां पे उसकी डेफिशिएंसी हो रही थी।
जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मतलब वो पर्सन उस कंडीशन से एडजस्ट हो जाएगा, एक्लिमेटाइज हो जाएगा, मतलब उसको अब कोई भी तरीके की समस्या नहीं होगी। ये शुरुआत में होगी, 1-2 घंटे होगी, लेकिन थोड़े समय बाद में वो बहुत बेटर फील करने लगेगा और मजे में वहां पे सेल्फी खींच रहा होगा, नाच रहा होगा, कूद रहा होगा, क्लिप्स पे घूम रहा होगा, अलग अलग जगह घूम रहा होगा, मैगी खा रहा होगा और मनाली घूम रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो करता है, लेकिन ये सब कौन करवाएगा? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन नहीं होता तो देवी और सज्जनों क्या होता? वो आदमी अपने टूर्स एंजॉय नहीं कर पाता। इरिथ्रोपोइटिन ने क्या किया? उसे टूर्स को एंजॉय करवाया। तो से थैंक यू टू इरिथ्रोपोइटिन। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब तीसरा क्या था? कैल्सिट्रायोल। क्या करेगा कैल्सिट्रायोल? आइए जानते हैं। अब से जब भी तुम जाओ और किसी को हो तो उसकी कमर थपथपाना और उससे कहना कोई बात नहीं, इरिथ्रोपोइटिन आएगा, इरिथ्रोपोइटिन आएगा और तू सही हो जाएगा, थोड़ी देर तो रुक। बाकी उसे वो जो काली कलर की गोलियां होती है वो मत देना, इससे बेटा होता ना ट्रेवलिंग में लेके चलते हैं काले काले रंग की वो खट्टी खट्टी गोलियां, इससे उल्टियां नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको उल्टी करनी है वो उल्टी करेगा। मैंने भी कर रखी है एक बार स्कूल ट्रिप पे। अब छोड़ो। अब कैल्सिट्रायोल के बारे में सुनिए। कैल्सिट्रायोल क्या करता है? पहली बात तो ये एक एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है किसका? विटामिन B3 का, सॉरी D3 का, D3 विटामिन D3। ठीक है, कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। अब ये क्यों होता है, क्या करवाता है? तो इसको किडनी इसलिए रिलीज करती है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करा पाता है कैल्शियम का और फास्फोरस का, और ज्यादा बोन का डेवलपमेंट करवाएगा। तो जितना ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब होगा उतना ही बोन्स मिनरलाइज होंगी या बोन का डेवलपमेंट हो पाएगा या ग्रोथ हो पाएगी। तो यहाँ पे अगली बात यह है कि कैल्सिट्रायोल ने क्या किया है? तो इसने मदद की है मोर एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का? ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराया, जिससे क्या हुआ? बोन की ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट हो पाया या बोन मिनरलाइजेशन हो पाया। तो ये तो रही बात इसकी। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हार्मोन कुछ रिलीज होते हैं। वो हार्मोन क्यों रिलीज होते हैं, क्या करवाते हैं, उन सब बातों को भी जानेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन की, जीआई ट्रैक्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे 4 हार्मोन हैं। सबसे पहला होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रिक जूस से कुछ रिलेट होने वाला है। गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है? स्टमक। तो ये भी कौन रिलीज करेगा? स्टमक। जैसे गैस्ट्रिन है इसी तरीके से दूसरा होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। ठीक है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन पहला हार्मोन है जो कभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है सिक्रेटिन। और चौथा होता है जिसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन या पेनक्रियोजाइमिन भी कहते हैं इसको नाम, CCKPZ इसका पूरा नाम होता है। CCK मतलब हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, और पेनक्रियोजाइमिन मतलब PZ, पेनक्रियोजाइमिन, ये इसका पूरा नाम होता है। लिख लेना अगर कभी
गलती से आ जाए, कभी घबरा जाओ देख के, अरे ये क्या दे दिया, CCKPZ, ये तो सर ने बताया नहीं, सर ने क्राइम कर दिया, सर को सूली पे चढ़ाओ, मारो सर को, ठीक है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ अरे कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। अब गैस्ट्रिन के बारे में सुनिए, गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिन बेटा रिलीज करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर दें। ये क्या करवा रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करे, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर दें। अब जी देखो गैस्ट्रिक जूस निकलवा दिया गैस्ट्रिन ने। अब ये दूसरा वाला क्या करेगा, ये चाहता नहीं कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो, तो नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को रोक दे, ठीक है, स्टॉप कर दे। तो ये लिख देना यहाँ पे, इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस from gastric glands। अब बात कर लेते हैं सिक्रेटिन की। बेटे गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारे सिलेबस में डिलीटेड है, वो डिलीटेड है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, बस बोला गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, वो उसमें जब है ही नहीं तो फिर मैं उसे बता नहीं रहा हूँ, मतलब इट इज नॉट गिवन इन अवर सिलेबस, दैट्स व्हाई मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब सिक्रेटिन के बारे में सुनिएगा। सिक्रेटिन क्या करता है, ये सिक्रीट करवाएगा, ये सिक्रीट करवाता है बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयन को और पानी को सिक्रीट करने का काम करता है ये सिक्रेटिन। और कोलेसिस्टोकाइनिन दो काम करेगा, पहला काम क्या करेगा, पहला तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है लिवर को, लिवर ना कह के आप एक काम करिएगा, लिवर का जो सिक्रीशन है वो गॉल ब्लैडर में वो होता है बेटा, स्टोर होता है, तो ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को कि गॉल ब्लैडर तुम भैया रिलीज कर दो किसको, बाइल जूस को, जो तुम्हारे अंदर लिवर ने बना के भेजा था। और दूसरा ये स्टिमुलेट करेगा किसको, ये स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाज को कि भाई पैनक्रियाज तुम रिलीज कर दो जो तुम रिलीज करती हो, क्या, पैनक्रियाटिक जूस। ये हो गया खत्म। यहाँ पे जो हार्मोनल पार्ट था, अब अगला पार्ट इसके अंदर आता है कि कुछ ऐसी नॉन एंडोक्राइन पार्ट है जो किसी हार्मोन को रिलीज करे तो उन्हें हम हार्मोन नहीं कह के ग्रोथ फैक्टर्स कहने लग जाते हैं। मैं फिर से क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ एनी नॉन एंडोक्राइन पार्ट और नॉन एंडोक्राइन टिश्यू secrete any hormone then it is not known as hormone, it will be called growth factors, ग्रोथ फैक्टर कहलाएगा वो, हार्मोन नहीं कहलाएगा। अगर नॉन एंडोक्राइन, एंडोक्राइन से रिलीज हो रहा है तो वो हार्मोन है, क्लियर है। अब वो ग्रोथ फैक्टर करेगा क्या, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट करवाने का काम करेगा, साथ में रिपेयरिंग और रीजनरेशन करने का काम करेगा। तो मैं अगली बात यहाँ पे यही लिख रहा हूं कि if any secretion, या ऐसे लिखिएगा secretion released by non endocrine, hormone released by non endocrine tissue is called growth factor, या is known as growth factor, and this growth factor play role
प्ले रोल इन growth and development of body and it also play role in repair and regeneration। ये रिपेयर और रीजनरेशन को करने में भी मदद करता है। लिख लिया सभी ने? पक्का लिख लिया? जितना भी अब तक लिखा है सारा लिख लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आती है अगली बारी कि हार्मोन्स की कैटेगरी क्या क्या है। सॉरी, क्या लिखा हुआ है तक? पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है। होता ऐसा है कि जो पेप्सिनोजन होता है उस पेप्सिनोजन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एक्ट करता है और इसे पेप्सिन नाम के एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में और प्रोटीएजेस में ब्रेक डाउन करता है। फिर इन ये जो पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस है ना, ये सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म है फूड की। अब ये तो स्टमक के अंदर हो जाता है ये सारा काम, इसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड आती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड वहां पे सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। नहीं, ट्रिप्सिन आता है उससे, पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट है ट्रिप्सिन, तो पैनक्रियाटिक जूस का एक पार्ट है। उसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, कई तरीके के एंजाइम्स हैं, देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स, ठीक है, जो कि प्रोटीन को तब तक डाइजेस्ट करवाएंगे, एक एक बॉन्ड को तोड़ेंगे। मतलब जो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ होता है ना, जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, तो जब तक उस प्रोटीन का एक एक अमीनो एसिड फ्री फॉर्म में ना आ जाए तब तक उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कराया जाता है, तब तक उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कराया जाता है जब तक हमारी इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए, ठीक है। तो ये उसका पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी और पेप्सिन जो HCl ने ही एक्टिवेट करके उसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि भाई केमिकल नेचर के बेसिस पे हमने हार्मोन्स को कैसे कैसे कैटेगराइज किया है, हार्मोन की क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो देखिए हार्मोन्स को हमने क्या किया हुआ है, हमने हार्मोन्स को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी होती है भाई जिन्हें हम लोग कहते हैं अमीनो हार्मोन्स, या जो अमीनो ग्रुप लेके चलते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है बेटा जिन्हें हम लोग कहते हैं आइडोथायरोनिन्स। तीसरी कैटेगरी होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। और एक कैटेगरी होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। ये 3-4 कैटेगरीज हैं। अब इन्हें हमें कैटेगरीज को हमें याद रखना होगा, इस कैटेगरी में आने वाले एक सिक्रीशन को भी याद रखना होगा। जैसे अमीनो हार्मोन के अंदर वो हार्मोन जो अमीनो ग्रुप लेके चलते हैं, जैसे कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इस कैटेगरी में आते हैं। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन ये दोनों के दोनों हार्मोन्स आते हैं अमीनो ग्रुप में। थायरोक्सिन के T3 T4 आते हैं आइडोथायरोनिन की फॉर्म में, ठीक है। थायरोक्सिन के जो T3 फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये दोनों के दोनों आते हैं आइडोथायरोनिन की कैटेगरी में जिनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। और स्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं हमारे कौन कौन से हार्मोन, तो स्टेरॉइड के अंदर आएंगे बेटा जैसे कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन,
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन को एस्ट्राडायोल लिखा होगा वहां पे, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है वो किसी व्लादिमीर पुतिन के भाई का नाम लिख दिया है वहां पे, वो कुछ और नहीं है, एस्ट्रोजन की दूसरी फॉर्म लिखी हुई है। तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये आएंगे सारे के सारे किसमें, स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में। और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स की कैटेगरी में आने वाले हैं कौन कौन से, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, उसके अलावा यहाँ पे आने वाला है जितने भी हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन हैं, जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन हैं और पिट्यूटरी हार्मोन हैं, ठीक है, जो पिट्यूटरी ने रिलीज करे थे, वो सारे के सारे आ जाएंगे इसकी कैटेगरी में। मेरी बात सभी को क्लियर है? ये कैटेगराइजेशन समझ में आ गई कि कौन सा हार्मोन किसकी कैटेगरी में आता है। जो अमीनो ग्रुप लेके चल रहे हैं वो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जिनमें आयोडीन है वो T3 T4, जिनमें स्टेरॉइड है वो कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, और जो प्रोटीन से, पॉलीपेप्टाइड से, अमीनो एसिड से मिलकर बना है उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पिट्यूटरी, इनमें बहुत सारे न्यूमरस हार्मोन आते हैं, जितने भी रिलीजिंग और जितने भी स्टिमुलेटिंग, वो सब इसी के अंदर आएंगे। जैसे TSH था, ACTH था, ये जितने हार्मोन थे, PRL, ये सब के सब पेप्टाइड नेचर के हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, ADH हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सब पेप्टाइड नेचर के होंगे। क्लियर है मेरी बात? LH, FSH भी इवन किस नेचर का है, पेप्टाइड नेचर का है। अब ये बात बताई क्यों जा रही है, इनका नेचर क्यों सिखाया जा रहा है आपको कि भाई ये किस नेचर का है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें से हमें ये देखना है कि लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, आइडोथायरोनिन और ये जो स्टेरॉइड है, ये दोनों के दोनों लिपिड सॉल्युबल है, ये सब लिपिड सॉल्युबल हैं, ये दोनों के दोनों लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हैं। और ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल है, ये दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों बातों का मतलब क्या है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। देखिए होता क्या है, होता क्या है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं वाटर सॉल्युबल और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं लिपिड सॉल्युबल। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा उस बात को आप यहां पे समझिएगा। देखिए सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर, इसमें हेड और टेल इस तरीके से लगे हुए हैं, इसमें हेड और टेल इस तरीके से लगे हुए हैं, फॉस्फोलिपिड हेड और फैटी एसिड टेल, या आप कह लीजिए पोलर या हाइड्रोफिलिक हेड और नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब यहां पे भी ऐसा कर लीजिए, अगर सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है जो कि वाटर सॉल्युबल है WS, और अगर कोई मॉलिक्यूल है जो लिपिड सॉल्युबल है LS, तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर पाएगा, तो वो मॉलिक्यूल है लिपिड सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजन है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, और इस हाइड्रोफोबिक रीजन को कोई भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कभी भी इस रीजन को पास नहीं कर सकता। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो खुद में हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो वो आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कभी भी इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता है। अब इसी इनकी एबिलिटी के बेसिस पे कि ये
मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंच पाएंगे या नहीं, इसी बेसिस पे हम ये जानेंगे कि इनके रिसेप्टर्स कहां हो सकते हैं। तो देखिए जो भी चीज मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ना जा पाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो मैसेज वो लेके आया है उस मैसेज को इंटरसेप्ट तो करना पड़ेगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। ये मॉलिक्यूल अगर हम तक पहुंचा है तो इसको रिसीव तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास कॉल आती है, आप उठाते हो ना उसको कि भाई कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ऐसे ही अगर कोई सेल के पास में मॉलिक्यूल पहुंचा है, उसको सेल ये तो इंटरटेन करेगी ना, भाई तू है कौन, किस लिए आया था, क्या तेरा काम था। तो हार्मोन का काम ही है मैसेंजर का। हमने पढ़ा था शुरुआत में हार्मोन को पढ़ते वक्त कि ये हमारे इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, ये जो सेल है इस सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो कभी भी अंदर तो एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद में यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद में यहाँ पे कई रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन के बाद फिर अंदर रिएक्शन स्टार्ट होंगे। वो सब मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जानिए कि जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे होना चाहिए था वाटर सॉल्युबल, यहाँ पे होना चाहिए था इसे वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल नहीं। लिपिड सॉल्युबल तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो इनके लिए वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए सेल के बाहर उसकी मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, रिसेप्टर। क्लियर है? अब अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, इनके रिसेप्टर्स बाहर नहीं होंगे, ये होंगे केवल किसके लिए, वाटर सॉल्युबल के लिए। अगर कोई मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है वो क्या कर सकता है, अंदर एंटर कर सकता है आसानी से, ये बताया था मैंने। तो इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर लगे हों उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इन्हें हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और इन्हीं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे आके ये बाइंड करते हैं लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और तब जाके ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवा पाते हैं, और यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आगे चल के सारे फंक्शंस को करने का काम करेगा। मेरी बात सभी को क्लियर हुई? सभी को क्लियर हुई? पक्का क्लियर हुई कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अगली बात जो मैं बताने वाला हूं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन्स अपना एक्शन किस तरीके से लेते हैं। तो पहले तो हार्मोन का नेचर आपको पता होना चाहिए, कैसे कि कौन सा हार्मोन किस नेचर का है। ये सारे चारों कैटेगरी पता चल गई। अब आपको इनमें से ये याद रखना है कि कौन सा हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये भी पता चल गया कि जितने वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, जितने भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। और अब करेंगे तो इन दोनों का काम किस तरीके से होगा उस बात को आप यहाँ पे समझिए। तो मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं कि भाई वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, उसका एक्शन कैसे होने वाला है। और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं कि कोई लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। ये हार्मोन एक्शन कैसे लेता है और उसके एक्शन लेने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है।
तो अब इधर देखिएगा, देखिए वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के बारे में, हार्मोन के बारे में सुनिएगा। सपोज यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बना दी। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मैंने यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा दिया जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये रिसेप्टर लगा दिया, ये रिसेप्टर लगा दिया जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आया हार्मोन। अभी ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल तो होगा नहीं, वाटर सॉल्युबल का पढ़ रहे हैं। वाटर सॉल्युबल में हमारी दो ही कैटेगरी आई थी, कौन कौन सी आई थी? एक तो आई थी अमीनो हार्मोन की और दूसरी आई थी पेप्टाइड हार्मोन की। अब ये दोनों में से कोई भी हार्मोन है, ये जैसे ही आया ये हार्मोन और इसने इसके ऊपर बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में ये रिसेप्टर एक जी प्रोटीन नाम की चीज होती है, इसे जी प्रोटीन कहते हैं। जी प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर देगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं एडिनाइलेज साइक्लेज या एडिनाइल साइक्लेज। उस एडिनाइल साइक्लेज को ये इंटर्न एक्टिवेट कर देगी, और जब ये एडिनाइलेज साइक्लेज भी एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करता है, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, और हाइड्रोलाइज करने के बाद में CAMP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करा देगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना देगा, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हुआ करता था। ठीक है, 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट निकाल दिए, 1 फॉस्फेट बच गया, वही मॉलिक्यूल बनाएगा साइक्लिक AMP। और साइक्लिक AMP को कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, इसे कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, और ये जो आया था मॉलिक्यूल ये कहेंगे फर्स्ट मैसेंजर, ये होता है हमारा पहला मैसेंजर। इस पहले मैसेंजर की वजह से वो दूसरा मैसेंजर तैयार हो पाया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मैसेंजर था जो हार्मोन के तौर पे आया था, लेकिन ये डायरेक्टली सेल के अंदर मैकेनिज्म नहीं कर पाता, इसीलिए ये क्या करता है, एक दूसरे सेकंड मैसेंजर को तैयार करता है, जो सेल के अंदर जाके उस वो जो मैसेज लेके आया है उस मैसेज को ये पूरा कर पाए। अब ये सेकंड मैसेंजर आके क्या कर सकता है, ये सेकंड मैसेंजर कुछ प्रोटीन काइनेज होती हैं, उन प्रोटीन काइनेज को ये एक्टिवेट कर देता है, और प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने के बाद में ये इंटर्न क्या करेगा, जो भी बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, जो भी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके लिए इसने सेल के ऊपर बाइंड किया था, उस रिएक्शन को सेल के अंदर परफॉर्म करवा देगा। मेरी बात समझ में आ कैसे हुआ ये काम? मतलब आप ये समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये रिसेप्टर था, ये रिसेप्टर इंसुलिन का रिसेप्टर था। इंसुलिन आया, बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में इसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ने इंटर्न एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एडिनाइल साइक्लेज ने CMP बनाया, CMP गया, इसने प्रोटीन काइनेज के पास गया, प्रोटीन काइनेज ने जाके सपोज करो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो थे उनको मैसेज भेजा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को सेल सरफेस पे भेज दिया गया। तो इसने जो मैसेज दिया था उसने आके ये करवा दिया। क्लियर हुई मेरी बात आपको? तो ये जो रिएक्शन है या जो एक्शन हुआ ये बहुत क्विकली हुआ, देर में थोड़ी होगा। आप सपोज करो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन को एकदम इंस्टेंट इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। जैसे आपने खतरा भांपा तो आप क्या पहले खतरे को देख के आपका एड्रेनलिन धीरे धीरे जाएगा, फिर वो जाके काम करेगा, तब तक वो आके जैसे कुत्ता आपको दौड़ा रहा है वो तो आपको उधेड़ देगा, तब आपका एड्रेनलिन काम करे, या फिर एड्रेनलिन थोड़ी देर तक काम जब तक ना करे, रुक एड्रेनलिन रश होने दे, मेरे सेल तक पहुंच गया है वो, अभी रिएक्शन चल रहे हैं, जैसे ही होगा मैं दौड़ लगा दूंगा, फिर तू भी लगा दियो। ऐसा थोड़ी होगा भाई, जो भी काम करना है वो क्विकली करना है। अब जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत ही तो इंसुलिन एक्शन लेगा, ऐसा थोड़ी इंतजार करेगा कि खाना खाओगे, तुम वॉक करोगे, फिर बैठोगे, फिर कुछ मीठा खाओगे, फिर आइसक्रीम खाओगे, उसके बाद में मैं एक साथ आ जाऊंगा, नहीं ना, वो इंस्टेंटली एक्शन लेगा। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं उन सब का एक्शन बहुत क्विक होता है, बहुत इंस्टेंट एक्शन लेते हैं वो।
क्लियर है? और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन्स हैं, जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थे, उन सब का एक्शन जो है वो स्लो होगा, क्विक नहीं होगा। जैसे सपोज करो आयुष के अंदर आज टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ और कल आयुष खत बनवा के आ रहा है, अरे मतलब शेप बनवा के आ रहा बढ़िया सी, एक रात में ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? बोला कुछ नहीं, रात टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ था, एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे नहीं है। अब कायदे से नेचुरली बात करें तो होगा कैसे? धीरे धीरे करके है। एक साल में 2-4 बार पहले यहाँ आने शुरू होंगे, यहाँ आने शुरू होंगे, यहाँ आने शुरू होंगे, आते आते तो आएंगे। कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम है, फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाओ। आगे की बात सुना। अरे नहीं ऐसा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल, ये सारे के सारे हार्मोन। अब ये कैसे करेंगे काम? देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद सकता है, भेद लिया। इसका इंतजार कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसे मैं कह रहा हूं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है, ये दोनों ने बाइंड किया और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था, कुछ तो करेगा। यहां पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बना है। और याद रखना CAMP, साइक्लिक AMP, ऐसे लिखते हैं इसे, छोटा सी कैपिटल A कैपिटल M कैपिटल P, CAMP। ऐसे लिखोगे तो कैंप हो जाएगा। साइक्लिक AMP लिखना होगा तो छोटा सी बनाइएगा आप। और इसके अलावा कैल्शियम और इनोसिटोल फॉस्फेट, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब साइक्लिक AMP तो है ही है, उसके साथ में इनोसिटोल फॉस्फेट और कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था, ये अब क्या ऐब करना चाहेगा? तो ये सीधा उस सेल के न्यूक्लियस में जो DNA उसका प्रेजेंट है, जो कि अच्छे से नहीं बन पाया था, अब बन गया थोड़ा ठीक सा। इस DNA के ऊपर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाएगा और जाकर उसके एक्सप्रेशन को बदल देगा। मतलब इस DNA को ये सीधा मैसेज दे रहा है कि भाई DNA तुम क्या करो, तुम करो ट्रांसक्रिप्शन और बनाओ एक RNA, और RNA बना के बना दो प्रोटीन। अब यही जो प्रोटीन ट्रांसलेशन होके बनी है, इसी की मदद से जो भी एक्शन होना था उस हार्मोन का, वो एक्शन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसने DNA के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाए, DNA ने काम किया। DNA के अंदर चेंज आने में एकदम थोड़ी है DNA तुम्हारी बात मान लेगा। तो DNA के हिसाब से तो मतलब इट विल टेक टाइम टू एक्सप्रेस एनी DNA। तो DNA को बदला, DNA को मैसेज दिया, DNA ने RNA बनाया, फिर प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन ने जाके एक्शन लिया। तो इसमें लगता है बहुत सारा समय। इसीलिए इन हार्मोन्स के जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है और आइडोथायरोनिन्स है, इनके जो एक्शंस होते हैं वो इनके कंपैरेटिवली स्लो होंगे। क्लियर है मेरी बात? हाँ बिल्कुल, ये कोर्ट केस की तरह है, ये योगी बाबा वाला काम है, गाड़ी पलट दो, ठीक है। हाँ ये गाड़ी पलट जाती है। जैसे एक तो होता है कि क्रिमिनल को ला रहे थे, उसकी चल रही है कार्रवाई, चल रही है, गन चुरा के भाग रहा था, हाँ मार दिया, बस सही है। बात बताई थी कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज जिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं उन्हें ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, और ये एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए ऑफ टिश्यूज और रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। यहाँ तक लिखा दिया था। बाकी हम लोगों ने टाइप ऑफ हार्मोन में पढ़ा था, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन की कैटेगरी में ये सब आएंगे, स्टेरॉइड की कैटेगरी में आएंगे, आइडोथायरोनिन में आएंगे और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आएंगे। इनमें से ये वाला और ये वाला वाटर सॉल्युबल और ये दोनों लिपिड सॉल्युबल। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया हुआ है। सबसे पहले हार्मोन, कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है अपने इफेक्ट को बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, जिन्हें हम लोग हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, जो टारगेट टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होगा। इन्होंने क्या बोला है कि जब भी हार्मोन बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर से, तो वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये लीड करेगा किसी बायोकेमिकल चेंज को टारगेट टिश्यू में और रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। मतलब जो भी वो काम करना चाह रहा था वो करवाएगा।
फिर दूसरा बताया हुआ है दो तरीके के रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कहे थे मैंने, और दूसरे होते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर होने वाले होते हैं। डायग्राम में वो दिख रहे होंगे आपको दोनों तरीके के रिसेप्टर। अब इन्होंने बोला है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। इन्होंने एक FSH पिट्यूटरी हार्मोन है उसका एक्शन बताया। इन्होंने बोला कि कुछ हार्मोन जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और वो कभी भी एंटर नहीं करते टारगेट सेल में, और वो वहां पे प्रोड्यूस करवाते हैं किसको, सेकंड मैसेंजर को। सेकंड मैसेंजर क्या हो सकता है, साइक्लिक एमपी, IP3, कैल्शियम। और ये इंटर्न क्या करेंगे, ये जो सेकंड मैसेंजर है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को करवाएंगे या किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को जो वो करवाना चाहते थे। जैसे यहाँ पे FSH आया, इसने बाइंड किया, साइक्लिक एमपी बना, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या होगा, ओवरी की ग्रोथ होनी थी, वो इसने करवा दी। अब इन्होंने यही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का बताया हुआ है कि भाई हार्मोन आया, रिसेप्टर बाइंड किया, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, बायोकेमिकल रिएक्शन और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो ओवेरियन ग्रोथ करानी थी। लेकिन इंटरसेलुलर रिसेप्टर का काम बिल्कुल अलग है। इसमें क्या बताया गया, जो हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि सीधा जाके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पे एक्ट करेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन जितने भी लिपिड सॉल्युबल हैं वो ऐसा करेंगे। इसमें क्या बताया है कि ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करेंगे बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। और यहाँ पे बताया कि क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन होगा जिसकी वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जीन एक्सप्रेशन को बदला सीधा डीएनए के ऊपर जाके, और क्रोमोसोम फंक्शन को उन्होंने रेगुलेट कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ है, बायोकेमिकल एक्शन हुए हैं और जो भी फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट थे वो आए। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन एंटर करा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, डीएनए पे एक्ट करा, पहले डीएनए ने एमआरएनए बनाया, फिर प्रोटीन बनाई, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हुए। और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस यहाँ पे क्या करना था, फीमेल के अंदर टिश्यू ग्रोथ को और डिफरेंशिएशन को कराना, ये इसका काम था। और यहाँ पे इन्होंने इसका बताया हुआ है कि हार्मोन एस्ट्रोजन ने बाइंड किया रिसेप्टर से, पहले सेल के अंदर एंटर हुआ, फिर रिसेप्टर से बाइंड किया, कॉम्प्लेक्स बना, जीनोम को स्टिमुलेट करा, एमआरएनए बना, प्रोटीन बनी, और फिर जब जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हो पाया या जो भी एक्शन के लिए वो आया था वो हुआ। तो आपको क्या करना है,